जय भीम नवोदय साथियों। बहुजन महानायकों का इतिहास की जब हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि बहुजन समाज में बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति पैदा हुए, लेकिन मनुवादी लेखकों ने उनके बारे में कुछ लिखा नहीं। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी लेखक, नाटककार, साहित्यकार, लोकनायक, लोकासीर, साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे, जो कि महाराष्ट्र के सांगली में 1 अगस्त 1920 को अनुसूचित जाति की एक जाति थी मातंग, जिसमें इन्होंने जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद, जो कि परिवार बहुत गरीब था, उनके पिताजी ने चाहते थे कि इसकी गरीबी दूर करने के लिए बालक अगर शिक्षा लेगा तो बड़ा आदमी बन सकता करके उन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद अपने बेटे को स्कूल में प्रवेश दिलाया। लेकिन जितने संघर्ष से स्कूल में प्रवेश दिलाया, वहाँ जो कुलकर्णी अध्यापक थे उन्होंने इनकी जातिगत भेदभाव किया। जातिगत भेदभाव होने के कारण इन्होंने 1.5 दिन में ही स्कूल को छोड़ दिया। स्कूल जब छोड़ दिया तो इन्होंने जातिगत जो इनका पेशा था, ढोल बजाना, नगाड़े बजाना, और उसके विवाह में किसी के बच्चा पैदा होने में ये उनके हर्षोल्लास में अपने बाजा बजाते थे। कभी मंदिरों में जाके विट्ठल के जो गीत गाते थे तो उसमें उन्होंने तबला बजाने का काम किया। तो बचपन से ही गायन और वादन का इनको शौक था, क्योंकि जातिगत पेशा था, सब जगह जाना पड़ता था और ऐसी इनकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उनका एक दुर्भाग्य था कि वहाँ सांगली में बहुत बड़ा अकाल मचा और जब भूखों मरने लगे तो ये भी अपने पेट की आग बुझाने के लिए, इन्होंने सुना था कि बड़े शहरों में जाके काम धंधा मिलता है, तो सांगली से पैदल ये पुणे पहुँचे। वहाँ एक व्यापारी के यहाँ काम करने लगे। लेकिन व्यापारी था वो इनको बंधुआ मजदूर बनाना चाहता था, इनको घर में बंद कर लिया। तब पूरे परिवार के साथ छुप के ही वहाँ से भागे और भागते मुंबई पहुँचे। उन्होंने सुन रखा था कि बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में रोजगार बड़ी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि बड़े उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियाँ हैं। लेकिन जैसे ही किसी के पास ये मुंबई में रोजगार मांगने जाते थे, इनकी जाति आड़े आ जाती थी। अछूत होने के कारण कोई इनको काम धंधे नहीं दे रहा था। तब रेलवे स्टेशन पर तो कुल्ली का काम करना पड़ा, छोटी मोटी मजदूरी करने लगे। एक दिन मजदूरी करते करते वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का एक आंदोलन का जलसा चल रहा था। वहाँ उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार सुने। उस विचार सुनने के मैंने लगा कि ये जातिगत समस्या तो है ही, लेकिन अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ी खाई है। इसका कारण जाति भी है, इसका कारण आय के साधनों की कमी होने का कारण। तो उन्होंने क्या किया, अपने आय बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए और कम्युनिस्ट लोगों के संपर्क में जब आए तो उन्होंने एक फैक्ट्री में इनको एक छोटा काम मिल गया। वहाँ काम किए तो उन्होंने लगा कि किस प्रकार मिल मजदूर एक कर्मचारियों का शोषण करते हैं। उस शोषण के लिए इन्होंने अपनी आवाज़ बनाई और आवाज़ बनाने के लिए इन्होंने कविताएं लिखी, गीत लिखे, नाटक लिखे और ऐसे करके मजदूरों को उनके हक और अधिकार को बताने का काम उन्होंने किया। इनके साथ ऊंची जातियों का भेदभाव होने के कारण इनका लेखन में बाधा तो आई, लेकिन उन्होंने अपने काम को छोड़ा नहीं। तमाम अछूतगत व्यवहार होने के कारण भी इन्होंने अपना लेखन जारी रखा और पेट की आग बुझाने के लिए बहुत सारे काम किए। इन्होंने बाद में जब कम्युनिस्ट आंदोलन के बाद उन्होंने जब देखा कि बहुजन जो आंदोलन है, हम 2 तरह से गरीब हैं। दूसरे लोग तो सिर्फ इसीलिए गरीब हैं क्योंकि उनके पास काम धंधा नहीं, लेकिन हम इसीलिए गरीब हैं क्योंकि हमें उचित काम धंधा लोग देना ही नहीं चाहते। तब उन्होंने बाबा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे
महामानवों के जीवन संघर्ष को उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद इनके लिए कविताएं लिखी और गीत लिखे और नाटक लिखे और जन जन में वो जाके प्रचार और प्रसारित करने का काम किया। अन्नाभाऊ साठे ने लोक नाटक के जरिए दलित, शोषित, पीड़ित, अनुसूचित जाति, जनजाति, कामगार, अशिक्षित, रूढ़िवादी समाज के लोगों को प्रबोधन के माध्यम से जन जागृति का काम किया। 1945 से लेकर 1962 तक उन्होंने 11 लोक नाटक लिखे। उनके प्रमुख नाम हैं बिलंदर बुड़वे, देशभक्त चे घोटाले, खाडिया चोर, सेठ जी चे इलेक्शन, उंडारी मिलावा आदि नाटक लिखे। उन्होंने और प्रमुख रचनाएं थी जिसमें से फकीरा, मुक्का पोस्ट, व्याद, बैरक। सेठ जी के इलेक्शन में उन्होंने देखा कि भारत का लोकतंत्र है, भारत के लोकतंत्र में हर आदमी की एक वोट की कीमत समान है, लेकिन जो धन्ना सेठ लोग थे वो गरीबों के वोट छल कपट बेईमानी से लूट लेते थे। कभी पैसा, कभी साड़ी दे दी, कभी कंबल दे दिया, कभी पैसा दे के, कभी खाना दे के, कभी शराब दे के, ऐसे करके उनके वोटों खरीद लिया जाता था। जहाँ गांव होता था, एंटीरियर इलाका होता था, वहाँ लाठी के दम पर इनके वोट को छीन लिया जाता था। ऐसे इलेक्शन को जब चुनाव को उन्होंने देखा तो उसके ऊपर एक नाटक लिखा, उसका नाम है सेठ जी के इलेक्शन। किस प्रकार गरीबों का वोट अमीर खरीद के राजा बन रहा था और शासन सत्ता में अपना अधिकार, जैसे कि राजा महाराजा के समय में इनके राज होते थे, लोकतंत्र में भी अपने राजतंत्र को उन्होंने स्थापित करने का काम किया। 1944 में जब महाराष्ट्र बनने का आंदोलन जब चालू हुआ तो उन्होंने एक नाटक लिखा, लाल वावटा। इस नाटक के माध्यम से इन्होंने जनता को जागृत करने का काम किया कि अगर मुंबई को अगर गुजरात में मिला दिया गया तो यहाँ के सारे जो फैक्ट्रियाँ थी, उद्योग धंधे थे, वो गुजरातियों के पास चले जाएंगे और महाराष्ट्र जो मराठी मानुस है निरंतर बेरोजगार और गरीब हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने इस नाटक का निर्माण किया और मुंबई के शिवाजी पार्क में इस नाटक का प्रदर्शन किया। इस नाटक को देखने के लिए 4 लाख लोग आए। जैसे ही मोरारजी देसाई को इसको पता चला, इसने नाटक के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाने के बाद भी ये नाटक चलता रहा। महाराष्ट्र का औद्योगिक विकास अवरुद्ध ना हो, यहाँ के जो गरीब मजदूर थे इनका पेट ना कटे करके इन्होंने लगातार ये नाटक को लगातार प्रसिद्ध किया। 1947 में खुलवाड़ी नामक पहला कथा संग्रह लिखा। इन्होंने खुलवाड़ी एक नाटक में इन्होंने वर्णन किया कि कैसे अपने पेट पालने के लिए दलित समाज, अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति, जो एक बड़ा सेठ मुर्दा जल रहा था, उसके दांत में कुछ सोना लगा था, तो जलते हुए मुर्दे का दांत तोड़ने के चक्कर में पूरा का पूरा जल गया। उसका वर्णन उन्होंने खुलवाड़ी नामक नाटक में किया। किस प्रकार अपना हाथ जलाया, किस प्रकार अपना सोने की खातिर अपनी देह को लोग जलाते हैं। उन्होंने बारड़ा नामक उपन्यास लिखा। 2 मार्च 1958 को उन्होंने पहला दलित सम्मेलन का आयोजन किया। उन्होंने इस आंदोलन में जो धार्मिक परंपराएं थी उसमें बोला कि धरती शेषनाग के फन पर नहीं, ये दलित कामगारों के बल पर खड़ी है। जिस दिन दलित कामगार अपना काम करना छोड़ देंगे, ये धरती का विनाश, धरती अपने आप गिर जाएगी। भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसान दिन रात मेहनत करके अन्न उपजाता है, लेकिन अन्न उपजाने वाला किसान वो भूखा रहता है, इसको फाके करने पड़ते हैं। मिलों में हजारों मजदूर काम करते हैं और लाखों मीटर कपड़ा का उत्पादन करते हैं, लेकिन कपड़ा उत्पादन करने वाला मजदूर फटी लंगोटी, फटी धोती में जिंदगी गुजारता है। ऐसा असमानता का वातावरण क्यों? अन्ना कहते थे कि अपने बोलते थे कि तू शोषित नहीं, तू गुलाम नहीं है, तू इस धरती का निर्माता है, धरती का राजा है, इसलिए तुमको अपने हक और अधिकार की जानकारी होना चाहिए। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को जब सुना, उनको पढ़ा तो उनसे प्रभावित होकर लिखा है। उन्होंने उनके लिए एक नाटक लिखा है, जीना है तो संघर्ष के लिए जियो।
ये नाटक बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण जीवन के ऊपर लिखा था। 15 अगस्त 1947 को जैसे आज़ादी मिली, लेकिन अन्ना भाऊ साठे ने विरोध किया। उन्होंने कहा ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, इस आज़ादी से गरीबी, जाति व्यवस्था, असमानता खत्म नहीं होगी। एक शोषित जो वर्ग है दूसरे शोषित वर्ग को सत्ता सौंप के जा रहा है और शोषित वर्ग हमेशा शोषित रहेगा। इसीलिए आज़ादी, सच्ची आज़ादी चाहिए तो सबके पास ज़मीन होना चाहिए, सबके पास घर होना चाहिए, सबके पास कमाई के साधन होना चाहिए। जब नांदेड़ जिले में अनवरत मातंग महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ तो जब रिपोर्ट दर्ज कराने लोग गए तो उनको घर जला दिए गए। इसका नाटक बनाया अन्ना भाऊ साठे ने और जग जग में बताया। एक बार जवाहरलाल नेहरू जी रसिया गए, रूस जब रूस गए तो उन्होंने अन्ना भाऊ साठे का एक नाटक था स्टालिन के लिए। स्टालिन ने जब नाटक देखा अन्ना भाऊ साठे का, तब उन्होंने जब उसका प्रसारण हुआ था, उसका जब रूस में जब उसका प्रसारण हुआ तो जब जवाहरलाल नेहरू गए तो उन्होंने, स्टालिन ने उनसे पूछा कि भाई वो अन्ना कौन है, अन्ना भाऊ साठे कौन है, बहुत महान आदमी है। तो जवाहरलाल नेहरू को तो मालूम नहीं था। जब जवाहरलाल नेहरू भारत में आए तो अन्ना भाऊ साठे की जब खोज की तो देखा एक गरीब से एक छोटी सी चाल में अन्ना भाऊ साठे रहता है। जब जवाहरलाल नेहरू ने उनकी कविताएं सुनी और लोकगीत सुने, नाटक सुने, तब जरूर उनकी प्रशंसा की कि भाई आप निश्चित आपको इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए, आपका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जातिगत विषमता के कारण अन्ना भाऊ साठे को मारते दम तक कोई सम्मान नहीं मिला। उन्होंने समाज के निम्न वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए जीवन संघर्ष किया। अपनी लेखनी से शूद्रकास्ट समाज की व्यवस्था को, अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानता, छुआछूत, अन्याय, जातिगत भेदभाव, मनुवादी व्यवस्था, अत्याचार का विरोध किया। उन्होंने अपने साहित्य में समाज साहित्य के द्वारा समाज के परिवर्तन का काम किया। उनका जीवन संघर्ष प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में प्रेरणा और जागृति लाने का काम किया। उन्होंने सिद्ध किया कि लेखन के माध्यम से भी समाज को जागृत किया जा सकता है। उनका सादा जीवन, उनकी प्रेरणाएं, रचनाएं हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। उनका योगदान हमें सदैव याद रखना चाहिए। उनके आदर्श जीवन और रचनाएं हमें प्रेरणा देती है। हम भी समाज में असमानता को दूर करने के लिए उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। 18 जुलाई 1969 में मुंबई में उनका निधन हो गया। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, इसमें कादम्बरी, फकीरा, बाझर, आवड़ी, गुलाब चंदन, चिखलीन कमल, चित्रा, मथुरा, मकादीजा फॉल, रत्ना, रान गंगा, रूपा, वरेणछा, लघु, वेद्याप्ता, वैर, कथा अमृत, आघात, गुहाल, तारा रानवोक्का, सुगंधा, माझा, रशियाची यात्रा, मतलब रशिया जब गए तो उस रशिया की यात्रा का वर्णन लिखा। कथा संग्रह में अतिरिक्त कृष्ण नाट्याच्या कथा, खुलेवाड़ा, माझाड, चिराग नगरची भूत, नावते किशाणा, जीवत काढुका, पिसलेच्या बेडी मौजूद, बरबडा कापसी, फराटी, लोणाच्या अकलेची गोद, कफनिया चोर, देशभक्तीचे घोटाले, पुढारी मिलावा, माझी मुंबई, मूर बढ़ावा, लोक दौरा, सेठ जी से इलेक्शन, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण लेखन का उन्होंने काम किया। आज उनकी जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को, बहुजन समाज के लोगों को बधाई देता हूँ और बोलता हूँ कि उनसे प्रेरणा लेके हमें, अन्ना भाऊ साठे गरीब परिवार में पैदा हुए और आज हम उनको याद कर रहे हैं। इसलिए याद करें कि उनके कर्म महान थे। उन्होंने लेखन के माध्यम से, उन्होंने जाके अपना, जब महाराष्ट्र का निर्माण हो रहा था तो उन्होंने संसद का घेराव किया और महाराष्ट्र का विभाजन हुआ तो मुंबई को और बड़े शहरों को गुजरात में जाने से रोका। ऐसे अन्ना भाऊ साठे को मैं उनकी जयंती पर सशक्त नमन करता हूँ। जय भीम नाम होता है। जय जय अन्ना भाऊ साठे। बिल्कुल।